बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी गद्य में। ठीक है, हिंदी गद्य में पढ़ेंगे पाठ 12 अखबार में नाम। ठीक है, कौन सा पाठ? अखबार में नाम, जिसके लेखक श्री यशपाल जी हैं। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम श्री यशपाल जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। हिंदी के यशस्वी कथाकार और उपन्यासकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। फिर से एक बार बता रही हूँ, हिंदी के यशस्वी कथाकार और उपन्यासकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही भी थे। ठीक है, किसके सिपाही थे? वे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही भी थे। भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए थे। ठीक है, किसके संपर्क में आए थे यशपाल जी? भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन की ओर वे अग्रसर हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने विप्लव नाम की एक पत्रिका निकाली। उनकी अनेक रचनाओं का दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। यशपाल की प्रमुख कृतियां दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच ये उपन्यास है, ज्ञानदान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान कहानी संग्रह है। ठीक है, तथा न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा ये निबंध संग्रह है। तो बच्चों, ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ज्ञानदान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस महान साहित्यकार का निधन 26 दिसंबर सन 1976 को हुआ। ठीक है, इनकी मृत्यु 26 दिसंबर सन 1976 को हुआ। तो बच्चों, ये थी यशपाल जी की संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, तो आगे हम पाठ प्रारंभ करते हैं। अब अखबार में नाम। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। जून में आप सभी जानते हैं कि कितना गर्मी रहता है ना, यानी इतना तेज धूप रहता है कि बाहर खड़े होना भी मुश्किल होता है ना। तो जून का महीना था, दोपहर का समय और कड़ी धूप थी। ड्रिल मास्टर और ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, लड़कों की लाइन में मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ किया था कि अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर जी बच्चों को ड्रिल करा रहे थे और डबल ड्रिल करने के लिए कहा कड़ी धूप में। तो उनमें से एक अनंतराम नाम का एक लड़का गिर पड़ा। ठीक है, मास्टर साहब ने पुकारा हाल्ट। लड़के लाइन से बिखर गए। सबको हटने के लिए कहा और लड़के लाइन से हट गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंतराम को उठाकर कहाँ ले गए? स्कूल के बरामदे में ले गए। और फिर मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर जल्दी से पानी लेकर आने के लिए कहा और फिर अनंतराम को 2-3 लड़के हवा लगा रहे थे। ठीक है, अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेरकर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। अनंतराम
मार्चिंग करते हुए बेहोश हो गया था, गिर पड़ा था, ठीक है। और उसको कुछ बच्चे हवा लगा रहे थे, तो कुछ जो मास्टर जी हैं कुछ बच्चों को क्या कहा कि जल्दी से पानी लेकर आओ, और पानी लेकर आए। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया। उतने समय तक होश आते तक, ठीक है, किसके होश आते तक? अनंतराम को होश आते तक हेडमास्टर साहब भी आ गए। फिर उन्होंने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा, ठीक है, और उसको ये तसल्ली दी कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया, ठीक है। स्कूल का जो चपरासी था उसने एक तांगा भी ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि अनंतराम जो है ड्रिल कर रहा था, करते समय वह बेहोश हो गया था, और सबके कानों तक ये बात पहुंच गई और अनंतराम प्रसिद्ध हो गया। मानो मानो ऐसा लगा कि अनंतराम को स्कूल के बच्चे जान गए। लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से 2 लड़कों के बाद था। उसी में से एक गुरदास नाम का लड़का भी था, जो अनंतराम के 2-3 लाइन के बाद ही गुरदास भी खड़ा था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। गुरदास को प्रसिद्ध होने का बहुत ज्यादा शौक था। वो चाहता था कि उसका भी नाम अखबार में आए, वो प्रसिद्ध हो, लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके स्कूल के बच्चे सभी उसे जाने, ठीक है। तो इस अखबार में उसका नाम आए, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था और ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहा था कि उसका नाम अखबार में छपे, ठीक है। तो वो सोच रहा था, अनंतराम को जब देखा कि बच्चे जानने लगे और हेडमास्टर साहब ने प्यार से उसके सिर पर हाथ भी फेरा और तसल्ली दी, तो उसने सोचा कि क्यों, अगर उसकी जगह मैं ही बेहोश हो जाता तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। अगर वो बेहोश हो जाता तो कितना अच्छा होता, सब लोग उसकी खातिरदारी करते। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है, ठीक है। क्लास में भी, कक्षा में भी जब मास्टर साहब गणित का सवाल देते और बच्चों को बनाने के लिए देते, तो लड़कों में होड़ लगी रहती थी कि कौन सबसे पहले बनाकर मास्टर जी को दिखाएंगे। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता। गुरदास पूरी कोशिश करता था कि गणित जल्दी से उससे बन जाए। उंगलियों पर गुणा और योग करके उस उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास अपने प्रयास में सफल होने ही वाला रहता कि कौन खड़ा हो जाता? बनवारी नाम का लड़का सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और जो गुरदास है, जो उत्साह के साथ उस गणित को बनाने का प्रयास करता रहा, उसका उत्साह टूट जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं ही सबसे पहले खड़ा होऊंगा।
किंतु वह खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक उसका गणित बना ही नहीं था। 2-3 पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती और कभी कभी हड़बड़ी के कारण उससे सवाल हल करते समय भूल भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल करने की सकने की उलझन के कारण भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते तो खलीक और महेश का ही नाम लेकर। महेश और खालिक न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी ना होते। बनवारी और खन्ना ये 2 लड़के सवाल पूरा करके झट से सवाल पूरा करते और दिखाते, किंतु खलीक और महेश नाम के जो ये 2 बच्चे थे, इन्हें न डांट खाने की चिंता रहती न सवाल पूरा करने की चिंता रहती। ठीक है, तो खलीक और महेश इसी नाम से, सवाल पूरा ना करने के नाम से डांट भी खाते थे। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही। ठीक है, तारीफ होती तो बनवारी और खन्ना की, और अगर डांट पड़ती तो खलीक और महेश को। गुरदास बेचारे का नंबर ही नहीं आता, ना डांट खाने का नंबर आता, ना उसकी प्रशंसा की बारी आती। इसलिए वह दुखी था कि ना उसको डांट पड़ती है ना ही उसकी तारीफ होती है। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते, कोई डांट टपट के प्रति निर्द्वंद होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नजर में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। कुछ बच्चे डांट खाकर नाम कमा रहे थे तो कुछ बच्चे पढ़ाई अच्छे से करके नाम कमा रहे थे, लेकिन गुरदास का नंबर इन दोनों में नहीं था, ना डांट खाने में ना तारीफ पाने में। ठीक है, तो गुरदास बेचारे का नंबर ही नहीं आता, वो काफी पीछे हो गया था इन बच्चों से। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। सभी विषयों में से इतिहास जो थी गुरदास की सबसे प्रिय विषय थी। ठीक है, शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के फिर से एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। ठीक है, जो शेरशाह सूरी है ना और खिलजी था, इनके आक्रमण की बातें, ठीक है, अकबर के शासन काल की बातें, उनका वर्णन गुरदास के मस्तिष्क में चक्कर काटता रहता था, घूमती रहती थी वो बातें। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी गुरदास के मस्तिष्क में घूमते रहते थे। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोंगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता। यानी गुरदास जब इतिहास का पीरियड आता था तब गुरदास जो था अपने आप को कभी शिवाजी समझता था, कभी खिलजी समझता था, कभी शेरशाह सूरी समझता था। यानी इतिहास की जो बातें हैं वो स्वयं पर वो सोचने लगता था कि मैं भी शिवाजी की तरह होता तो कितना अच्छा होता, और स्वयं को वो शिवाजी की तरह समझने लगता था, यानी सपना देखने लगता था। इतिहास को यूं मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते थे। इतिहास में इतनी रुचि लेने के बावजूद भी, उसका प्रिय विषय था और इतनी अधिक रुचि लेने के बावजूद और उस विषय में पूरी तरह अपने आप को समर्पित करने के पश्चात भी उसे
इतिहास के जो घटनाओं की तारीखें, सन बिल्कुल भी याद नहीं रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो जो स्वप्न देखता था उसमें सन, तारीख, इन चीजों का कोई महत्व नहीं था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसके नाम पुकारे जाने का समय न आता।